Yes, good morning, class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. आज सर ग्रुप 2 के हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. दैट मीन्स सर ग्रुप 2 का जो आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर नंबर 5, दैट मीन्स ग्रुप 2 का जो आपका पेपर नंबर 1 हुआ, कहने के लिए पेपर 1, अदरवाइज इंटर का पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. एंड सर लाइक पेपर 1 जो अकाउंटिंग का हमारा सिलेबस था सर, सेम वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था. दैट मीन्स वहां पे नियर अबाउट 8 आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे एंड कुछ टॉपिक्स थे जो पर्टिकुलरली आपको करवाए गए. एंड अब सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नियर अबाउट 12-13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ग्रुप 2 के सिलेबस में हैं. सो दैट कि नॉर्मली हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही कवर अप करेंगे, क्योंकि सर मेनली मेरा जो स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ का जो पार्ट है, एक एग्जाम में 30 मार्क्स की वेटेज रखने वाला, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 30 मार्क्स की वेटेज रखने वाले अकेले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. तो प्लीज पहले हम नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ही क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. एंड साथ साथ में ही आपके जो टॉपिक्स हैं, दैट मीन्स जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हमारे पास गिवन हैं, उनको भी धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. बट स्टार्टिंग के कुछ दिन मैं आप लोगों के लिए ग्रुप 2 थोड़ा सा लाइटली रखना चाहता हूं, सो दैट कि आपको ग्रुप 1 के साथ इसके साथ दैट मीन्स मर्ज करने में कोई दिक्कत ना आए, सो दैट आपका ग्रुप 1 की जो रिवीजन है वो भी प्रॉपरली चलती जाए एंड ग्रुप 2 भी आपका पैरेलल चलता जाए. क्लियर? सो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजीएस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले ग्रुप 1 के सिलेबस में हुआ करता था, दैट इज AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4. सर जो पहले ग्रुप 1 के सिलेबस में हुआ करता था, बट अब ये ग्रुप 2 के सिलेबस में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया. सो सबसे पहले मैं अपनी ओर से इजीएस्ट एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट होने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. सर अगेन पैटर्न हमारा वही सेम है, दैट मीन्स कोई चेंजेस नहीं है, हमारा पढ़ाने का तरीका वही रहेगा जैसे हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. कंटेंट के अंदर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी करवाऊंगा. कंसेप्ट क्लैरिटी करवाने के बाद सर आप उसको कॉपी पे प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, दैट मीन उसकी नोटिंग अपने हाथ से कॉपी पे नोट डाउन करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट पेन्स, कलर पेन्स, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब आप रीड आउट करें आपको इंपॉर्टेंट मैटर क्लियर एंड लेस इंपॉर्टेंट एंड नॉट रेलिवेंट जो मैटर है आपको पहले से ही सिलेक्टेड हो. एंड इवन मैं जो आपको मैटर ऑलरेडी डिस्कस करवा रहा हूं, राइट डाउन करवा रहा हूं, ये पहले ही अपने आप में सिलेक्टेड मटेरियल है. सो प्लीज इसमें से कोई भी कंटेंट आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है. ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यहां पे डिस्कस करी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, एक एक चीज आप वहां पे क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. तो आइए सर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन माय नोट्स. सर नोट्स के बिना तो काम नहीं चलेगा ना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 2 AS4 विद सम क्वेश्चंस. क्लियर? कुछ कंटेंट मैं आप लोगों के साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा, साथ में आपको वन नोट की फाइल भी ओपन कर ही लें, नहीं अदरवाइज बाद में बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा बार बार. लो सर ये तो ऑडिटिंग की बुक थी आपकी, ये लीजिए सर AS4. क्लियर? आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा साथ साथ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सर AS4 का नाम क्या है, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स. कोई ऐसी कंटिंजेंसी होना, कोई ऐसे इवेंट्स हैपन होना जो कि अकर कर रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सर द थिंग इज दैट ये एएस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जब तक आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज नहीं होगी, या नेक्स्ट आगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 आपको करवाऊंगा, सर जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज आपको नहीं होगी तब तक आप अपनी बुक्स को फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे. एंड सर जो नेक्स्ट आपने सर ऑडिटिंग सब्जेक्ट करवाया, ऑडिटिंग तो सर तब स्टार्ट होगी अगर मैनेजमेंट की ओर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा. तो जब तक सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज ना किया जाए तब तक सर नेक्स्ट आगे ऑडिटिंग, तब तक नेक्स्ट आगे हमारी एजीएम कुछ भी कंडक्ट नहीं होगी.
तो सर हम अपनी बुक्स को फाइनलाइज करने के लिए, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज करने के लिए, क्लोजर करने के लिए हमें ये दो AS4 एंड AS5 वहां पे क्या करने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि सर इनका लिंक हमारी करंट जो बैलेंस शीट बन रही है, दैट मींस जो हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बन रही है सर, प्योरली लिंक इनका उनके साथ है। क्लियर। अब हेडिंग दोबारा रीड आउट करें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, नाम क्या है आपके पास, कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कुछ ऐसे इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद अकर हुए। सर लेट इट बी, मैं यहां पे वर्ड बोल रहा हूं, आइए सर वन नोट की फाइल में, सर लेट इट बी आपका जो ईयर है, मैं कह रहा हूं जी आपकी बुक्स जो बन रही हैं सर, दैट इज 2019-20। बिल्कुल सर यही बुक्स बनेंगी अभी, क्योंकि 31 मार्च 2020 हमारा क्या हुआ, क्लोज डाउन हुआ। एंड सर व्हाट इज माय बैलेंस शीट डेट, माय बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च 2020। सर कहने की बात मतलब ये है कि सर कुछ ऐसी कंटिंजेंसीज हुई, कुछ ऐसे इवेंट्स अकर हुए सर, वो अकर हुए, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2019-20, दैट इज 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक। बट सर जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। दैट मीन्स सर ये 31/3 के बाद वाले जो इवेंट्स हैं सर, जबकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं इस टाइम पीरियड की, जो हमारे पास ये वाला टाइम पीरियड गिवन है, दैट मीन्स 19-20 की। बट सर ये जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हो रहे हैं, जो इवेंट्स यहां पे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये वाले इवेंट्स जो हो रहे हैं, क्या इनका इंपैक्ट पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आएगा। दैट मीन्स सर ये इवेंट्स जो हमारे आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुए, इनका जो इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट कह सकते हो या आप वर्ड इफेक्ट कह सकते हो, क्या इनका इफेक्ट हमारे पिछले साल की बैलेंस शीट के ऊपर आएगा। क्योंकि सर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनलाइज तो भी इसी टाइम पीरियड के बीच में होंगी, ईयर क्लोज होने के बाद। एक्चुअली सर आप ड्यूरिंग द ईयर थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लोगे कि 31/3 को मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार पड़ी है। सर इस ईयर की बैलेंस शीट, दैट मींस ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की जो बैलेंस शीट है, ये कब तक जाके आपकी फाइनलाइज होएगी सर, मे बी मई 2020 तक, मे बी जून 2020 तक। तो नियर अबाउट आपको 2-3 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो सर ये जो 31 मार्च 2020 के बाद ये अप्रैल में, मई में, जून में जो इवेंट अकर हुए, क्या उन इवेंट्स के इंपैक्ट को हम अपने इस साल की बैलेंस शीट में, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर। सर मेरा मेन मैटर एएस का ये है, क्योंकि सर ये जो इफेक्ट हुए, ये जो इवेंट हुए सर, इनका इंपैक्ट आपके पिछले साल की बुक्स के ऊपर आ रहा है, क्या इनको एडजस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट इज माय मेन मैटर विच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर द AS4। यही चीज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सर उन इवेंट्स को जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुए, क्या उनको हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि 31/3/2020 को बन रही थी, क्या उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दैट इज अवर मेन मैटर। इज दैट क्लियर। तो नॉर्मली सर एक नाम से कहानी तो क्लियर हुई कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट होंगे, कुछ ऐसी कंटिंजेंसीज होंगी जो बैलेंस शीट डेट के बाद में हुई। मुझे जस्ट ये चेकआउट करना है कि उनका जो इंपैक्ट है, क्या मैं अगले साल में ही रिकॉर्ड करूं या जो प्रीवियस बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 20 वाली, क्या उसी के अंदर रिकॉर्ड करूं। क्लियर। तो ये एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, दैट इज अवर मेन मैटर अकॉर्डिंग टू AS4। आइए सर अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ओर चलते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है सर, पहले तो दिस स्टैंडर्ड डील्स ओनली विद इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि सर मेन पंगा ही आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है ना।
जिनके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। सर अगर कोई ऐसा इवेंट जो 31 मार्च तक हो गया, सर वो तो वैसे ही उस साल में आएगा, तो उसमें तो एडजस्टमेंट ना एडजस्ट करने का तो बात ही नहीं। सर पूछने वाली बात तो वो चीज होगी ना कि नॉर्मली ऐसा इवेंट हुआ जबकि आपका ईयर कंप्लीट हो चुका, आपकी 31 मार्च बैलेंस शीट डेट निकल चुकी, बट इफेक्ट उसका बाद में आया, इवेंट बाद में हैपन हुआ। तो सर हमें मेन मैटर ही आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, नॉट बिफोर द बैलेंस शीट डेट। क्लियर? हाउएवर कंटिजेंसीज आर डेल्ट विद बाय AS 29, क्योंकि जितनी भी कंटिजेंसीज हैं सर, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज को डील कौन करेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटीज, कंटिजेंट लायबिलिटीज, क्लियर, एंड कंटिजेंट एसेट्स। क्योंकि सर उसके लिए स्पेशली, अब सर देखो सिंपल सी बात है कि मैं सिर्फ आफ्टर द बैलेंस शीट जो इवेंट होंगे, इवेंट मैं कवर करूंगा AS 4, बट जो कंटिजेंसीज होंगी सर, कंटिजेंसीज को AS 29 कवर करेगा, मैं कवर नहीं करूंगा। जब ऑलरेडी 29 AS उसके ऊपर एप्लीकेबल है तो मैं बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाऊंगा। मैं अपना काम करूंगा, मैं इवेंट्स को रिकॉर्ड करूं या ना करूं वो मेरी मर्जी, बट कंटिजेंसीज को कौन देखेगा? 29। ओके सर, बिफोर वी स्टार्ट the main discussion, you need to understand the sequence of approval of FS in case of companies. सर ये चीज करने से पहले, दैट मीन्स आप इवेंट के बारे में डिस्कस करें या मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछें, सर किसको एडजस्ट करना है या किसको एडजस्ट नहीं करना, तो ये चीज पूछने से पहले मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस क्लियर कर दूं कि अप्रूवल का सीक्वेंस क्या होता है। दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस वे से प्रिपेयर्ड होती हैं एंड उनकी अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब तक मिल जाती है एंड AGM का क्या सीन होगा। तो एक बार वो थोड़ी सी पिक्चर हम क्लियर कर लें। तो सबसे पहले सर स्टेप 1, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स, सर 31 मार्च को 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका? एंड हो चुका, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अप्रूव द सेम। दैट मीन्स 31 मार्च निकलने के बाद नेक्स्ट मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर इन 3-4 महीनों में आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी एंड उनको क्या करेगी? अप्रूव करेगी। दैट मीन्स अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमारी ओर से ठप्पा लग गया जी, फाइनल है कि हम इसको अप्रूव करते हैं, मानते हैं। स्टेप 2, ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंडक्ट्स ऑडिट। देन ऑडिटर क्या करेगा? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ऑडिट कंडक्ट करेगा एंड इशू अ रिपोर्ट ऑन द FS टू द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट बना के क्या कर देगा? इशू कर देगा। स्टेप 3, ऑडिटेड FS, जो ऑडिट होने के बाद ऑडिटेड FS होती हैं, आर अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द AGM। सर फाइनली वहां पे लास्ट में AGM करवाई जाएगी जिसमें मेंबर्स उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिनको CA ने क्या किया था? ऑडिट किया था, प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट जो थी, उनको क्या करेंगे सर? वो अडॉप्ट करेंगे कि बिल्कुल सही है सर, ठीक है जी, हम अपनी अप्रूवल, हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं इन द एनुअल जर्नल मीटिंग। क्लियर? अब सर इसका सीक्वेंस थोड़ा सा यहां पे समझ लो। क्या सर? लेट इट बी फाइनेंशियल ईयर 15-16 हमारा चल रहा है। लेट इट बी, फॉर एग्जांपल आप इसको करंट ईयर की एग्जांपल भी ले सकते हैं। सर लेट इट बी हमारा ईयर 15-16 चल रहा है, तो सर 1/4/15 से लेकर 31/3/16 तक तो हमारा ईयर है। सर इस साल की हमारी क्या बनेगी? बुक्स बनेंगी, इस साल की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। बट सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो कब बनेगी? सर ये ईयर एंड होने के बाद यहां पे सर प्रेपरेशन होने की हो जाएगी स्टार्ट, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट उनको बनाना स्टार्ट कर देगी एंड जिस दिन वो प्रिपेयर हो जाएंगी, आफ्टर दैट लेट इट बी 31 अगस्त 2016 को, देख लो कितने महीने हो चुके सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने लग गए फाइनलाइज होने में। सर 5 महीने, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल करने में 5 महीने आपके लग चुके। क्लियर? 31/8/2016 को BOD ने क्या कर दिया सर? अप्रूव कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 15-16 की।
मतलब ये जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, इनको बोर्ड ने अप्रूव कब किया सर? 31 अगस्त 2016 को। सर अब मेरा पॉइंट यहां पे ये है कि सर आपने 5 मंथ्स लगा दिए, यहां पे 5 मंथ्स के अंदर आपने क्या किया, अपनी बुक्स को यहां पे प्रिपेयर किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज किया। सर एक बात बताओ, ये जो इवेंट्स यहां पे होंगे, ये जो इवेंट्स इस टाइम पीरियड दौरान होंगे, सर क्या इनको AS4 के अकॉर्डिंग टू हम फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ही एडजस्ट करेंगे या फाइनेंशियल ईयर 16-17 में एडजस्ट करेंगे? दैट इज आवर मेन पॉइंट। क्योंकि सर ये चीज डिपेंड करेगी कि जो इवेंट हुए, क्या वो इवेंट लिंक करते थे पिछले साल के साथ? दैट मीन्स 31 मार्च को क्या उन इवेंट्स की पॉसिबिलिटी आपको दिख रही थी? तो वो सारी रूलिंग जो हमारी चलेगी, वो जो सारे इवेंट्स की एडजस्टमेंट या नॉन एडजस्टमेंट चलेगी, वो सर सब चीज किस पे डिपेंड करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के ऊपर। क्लियर? तो नॉर्मली हमें कहानी जस्ट ये क्लियर हुई कि सर पहले तो हमें कंपनी का एक प्रोसेस देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल कैसे होती है। अप्रूवल होने के बाद जो ऑडिटर है वो उसके ऊपर क्या करेगा? अपना ऑडिट कंडक्ट करेगा। एंड ऑडिट कंडक्ट करने बाद फाइनली एक AGM बुलाई जाएगी, जिसमें मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। क्लियर? आइए सर, एक चार्ट हमारा क्लियर हो चुका कि नॉर्मली ये हमारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो नियर अबाउट 3-4 मंथ्स हमें लगेंगे उनको फाइनलाइज करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज पर एप्लीकेबल FRF बनाने में। क्लियर सर? तो 3-4 महीने के अंदर जो हमारे इवेंट्स होंगे, जब तक बोर्ड अप्रूवल नहीं करता, क्या उन इवेंट्स को पिछले साल में ही एडजस्टमेंट करनी चाहिए या करंट ईयर में रिपोर्टिंग करनी चाहिए? दैट इज आवर मेन इशू। आइए सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन: इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सर अगर माड़ी मोटी बात होती ना, मैं एडजस्टमेंट का पॉइंट ही ना बोलता। अगर सर वो अपने आप में सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, अगर वो अपने आप में मटेरियल आइटम्स हैं, तभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तभी मैं आप लोगों से ये चीज पूछ रहा हूं ना कि वो एडजस्ट करें या ना करें। क्लियर सर? बेसिकली दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट। सर ये वो इवेंट्स हैं जो 31 मार्च 20 के बाद और 31 अगस्त 20, जब तक वो फाइनलाइज नहीं हुई, या आपकी लास्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें, यहां पे 20 काट दो सर, 31 मार्च 16 के बाद एंड 31 अगस्त जब बोर्ड ने क्या करी? अप्रूवल करी। सर ये उस टाइम पीरियड के दौरान की बात है कि ये इन इवेंट्स की बात कर रहा है। क्लियर? दीज सिग्निफिकेंट इवेंट्स कैन बी फेवरेबल, सर मे बी वो पॉजिटिव हो सकते हैं। क्लियर? एंड मे बी सर वो अनफेवरेबल या कोई नेगेटिव इंपैक्ट वाले भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा कि इवेंट हुआ क्या। क्लियर? मे बी सर उनका आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट हो, मे बी उन इवेंट्स का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो, वो तो डिपेंड करेगा सर कैसा इफेक्ट हुआ, कैसा इवेंट हुआ। यस सर, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इवेंट्स? इट मीन्स मटीरियल इवेंट्स विच can influence the economic decisions of the users of the financial statements। कि नॉर्मली सर ये ऐसे डिसीजंस हैं, ये ऐसे इकोनॉमिक डिसीजंस हैं कि अगर मैंने इनको डिस्क्लोज नहीं किया, अगर मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया, इनको एडजस्ट नहीं किया, तो बेसिकली ये इकोनॉमिक डिसीजंस को, यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट मीन्स इसीलिए सर मैं उनको वर्ड सिग्निफिकेंट यूज कर रहा हूं। अगर माड़ी मोटी बात होती, छोटी बात होती ना, नॉन मटेरियल आइटम्स को मैं कंसीडर ही नहीं करता, फिर तो मैं नेक्स्ट ईयर के अंदर ही रिपोर्ट कर देता। सर पॉइंट इज दैट कोई मटेरियल आइटम हुई जिसका इफेक्ट आपके इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर आएगा, इसीलिए तो मुझे कंसर्न होना पड़ा, इसीलिए तो मुझे ये चीज करनी पड़ी वहां पे। नेक्स्ट इज द होल डिस्कशन इन दिस स्टैंडर्ड इज वेदर, आगे वही बात जो मैं आपसे कह रहा था, वेदर द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट शुड बी रिकॉर्डेड एज ऑन द बैलेंस शीट डेट।
क्या वो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट को रिकॉर्ड किए जाएंगे? क्योंकि अभी कौन सा आपकी अप्रूवल हो चुकी, अप्रूवल थोड़ी हुई है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर जब आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तब आपके इवेंट अकर हुए, तो नॉर्मली सर इसको क्या एडजस्ट किया जाए ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च को एडजस्टमेंट डाल देंगे, क्लियर, और इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्लियर। सो हमें हमारा मेन मोटिव ही यही कि मैं क्या उनको प्रीवियस ईयर में 15-16 में ही रिपोर्ट करूं या नेक्स्ट ईयर 16-17 में रिपोर्ट करूं, ये हमारा मेन डिस्कशन है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर completeness that all the transactions and related information should be updated in the financial statement। हम तो ये चाहते हैं कि जो आपका बेसिकली एक फुल डिस्क्लोजर वाला पॉइंट है कि आपकी ओर से ईच एंड एवरीथिंग आपने प्योरली क्या करी, अपडेट करी, एंड जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आपने क्या करी, शेयर करी। मैं तो बस ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई ऐसी मटेरियल आइटम जो बतानी चाहिए थी, जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी, एडजस्ट होनी चाहिए थी, बट आपने उसको एडजस्ट नहीं किया और यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इकोनॉमिक डिसीजन थे उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आया। तो मैं सर ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि फुल डिस्क्लोजर हमारा मेंटेन रहे, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रॉपरली क्या करके चले, डिस्क्लोज करके चले। तो सर अब फाइनली हमें यह बता दो कि एडजस्ट करें या ना करें, बस हमें तो इतना सा क्रक्स क्लियर कर दो, मीनिंग समझ में आ चुका कि कौन से इवेंट की बात हो रही है, मैटर हमारा क्या है, सब कुछ क्लियर हो चुका। सिर्फ जस्ट ये बता दो कि इवेंट को एडजस्ट करना है या नहीं करना। तो आइए, क्रक्स आपके सामने है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर एक होती हैं एडजस्टिंग इवेंट्स जिसको मैंने क्लासिफाई किया, एंड एक होते हैं आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। मतलब मैंने इवेंट्स को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वन इज एडजस्टिंग जिनको एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड वन इज नॉन एडजस्टिंग, क्लियर। यस सर, एडजस्टिंग कौन से होंगे सर? कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट मीन्स सर एक तो होता है जी चांसेस वट एवर द केस, बट मैं कह रहा हूं जी कंडीशन मुझे दिख रही है, क्लियर, आपकी वो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट को। दैट मीन्स जो इवेंट्स आप कह रहे हो कि जो अप्रैल में हुए, मई में हुए, जून में हुए, सर वो 31 मार्च को मुझे कंडीशन दिख रही थी कि ऐसा होगा। दैट मीन्स कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि इस तरह के पॉसिबल लॉसेस होंगे, क्लियर, या इस तरह के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। दैट मीन्स कंडीशन उस टाइम पे क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी, क्लियर। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक मिनट यहां पे वर्डिंग हम चेक कर ले, कोई वर्ड मिस तो नहीं हुआ ना। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, हाँ बिल्कुल, प्रोवाइड additional information on the condition existing on the balance sheet date, क्लियर, कि जो आपके इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुए, मैं ये कहना चाहता हूं सर, हमने चार्ट कहां पे बनाया था सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो इवेंट लेटेड भी यहां पे सर अप्रैल में हुआ, अप्रैल 2016 में हुआ, सर वट एवर द इवेंट जो भी यहां पे हुआ मुझे नहीं पता, बट सर इसकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को, तुम्हें दिख रहा था कि इस तरह के चांसेस हैं, क्लियर। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन उस टाइम मिल रही थी, पता लग रहा था कि ये एक ऐसा इवेंट है जो अप्रैल में या कमिंग मई जून में होगा, तो ये 31 मार्च को ये चीज आपको क्लियर थी, क्लियर। दैट मीन्स ऑन बैलेंस शीट डेट आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, प्लस कंडीशंस उस टाइम पे क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी कि आने वाले टाइम में अप्रैल में, मई, जून, वट एवर द केस, जब तक हमारी बोर्ड की अप्रूवल नहीं होगी सर, आने वाले टाइम में कोई ऐसा इवेंट हैपन होगा, क्लियर। अगर तो ये चांसेस वहां पे हैं, क्लियर, ऑन द बैलेंस शीट डेट, एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है मटीरियली अफेक्ट करेगी द अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास थी, क्लियर, जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी सर वो मटीरियली इफेक्ट करेगी बैलेंस शीट डेट को, अमाउंट को, जो भी है, क्लियर। तो नॉर्मली सर आपको सारे सर्कमस्टांसेस दिख तो रहे हैं, 31 मार्च को तुझे साफ साफ पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये लॉस होगा,
ठीक है अभी हुआ नहीं, बट अप्रैल में, मई में या जून में तेरे को 31 मार्च को प्रॉपर उस चीज की इंफॉर्मेशन है और तुझे साफ पता है कि वो मटीरियली इफेक्ट करेगी बैलेंस शीट अमाउंट्स को, तो तुम उसको एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम उसको नेक्स्ट ईयर में रिपोर्ट क्यों करोगे? एक्चुअली वो रिपोर्ट तो इसी ईयर में होना चाहिए, अगले साल में थोड़ी होना चाहिए, क्योंकि सर साफ साफ सर्कमस्टांसेस आपके 31 मार्च को दिख रहे हैं कि वो चीज क्या होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए। तो क्या हो गया कि वो 31 मार्च तक हैपन नहीं हुई, बट उस इवेंट का इफेक्ट तो इस साल पे आ रहा है ना, इफेक्ट तो उस पे आ रहा है ना 15-16 पे, तो 15-16 में ही आप क्या करो, उसको एडजस्ट करो। सर एक बात बताओ, कंडीशंस आपकी एग्जिस्ट करती हैं 31 मार्च को, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है 31 मार्च को, मटेरियली इफेक्ट वो करेगी, तो सर वो साफ ही हुआ कि बिल्कुल वो आपकी एडजस्टिंग एंट्री है। नॉन एडजस्टमेंट होने का मतलब ही नहीं बनता किसी पॉइंट से। क्लियर? सो क्या लिखा हुआ है, एडजस्ट द बैलेंसेस। फाइनली क्रक्स क्या निकाल दिया, एडजस्ट द बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज वट एवर द केस। हमें नहीं पता आपकी एसेट है या लायबिलिटी है, जो भी है, आप अपने बैलेंसेस को एज ऑन द बैलेंस शीट डेट क्या करो, एडजस्ट करो। हमें तो इतना पता सर, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अरे तुम्हारी कौन सा बैलेंस शीट फाइनल होगी, तुम्हारी कौन सा बोर्ड ने अप्रूवल दे दी, एडजस्टमेंट करके साइड पे करो, तुम क्यों दिक्कत करते हो? बट प्रोवाइडेड दीज कंडीशंस, ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए वहां पे, कंडीशन एग्जिस्ट करे, एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी, प्लस मटेरियली वो क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। अगर ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही हैं, देन वो इवेंट आपका एडजस्टिंग इवेंट कहलाया जाएगा। क्लियर? क्वेश्चंस के थ्रू बहुत क्लियर करूंगा वन बाय वन, बट अभी सिर्फ कंटेंट क्लियर कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है क्या। ओके सर। सर फिर आप नॉन एडजस्टिंग किसको बोलते हैं? सर जिसकी कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट को, सब्सिक्वेंट इवेंट डोंट अफेक्ट अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट, और जो बाद में इवेंट हुआ, जैसे मान लो अप्रैल में, मई में जो इवेंट हुआ, सर वो बैलेंस शीट डेट को, अमाउंट को इफेक्ट ना करता। दैट मीन्स जो आपका सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ मई में, जून में, वट एवर द केस जो भी हुआ, सर वो अगर बैलेंस शीट डेट को होता तो सब्सिक्वेंटली वो इतना इफेक्ट ना करता, मटेरियली इफेक्ट ना करता। इफ इट इज सिग्निफिकेंट, हाँ, बट अगर फिर भी आप उसको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट मानते हैं, एक मटेरियल आइटम तरह मानते हैं कि नहीं सर वो है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है वो नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है उसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट मेरे लिए सर वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट है, देन डिस्क्लोज इन द, क्लियर, डिस्क्लोज in the approving authorities report, approving authorities report, not in the FS, not in the FS। याद रखना, मैं ये कह रहा हूं कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन हुई? सर बोर्ड अपनी रिपोर्ट जब बनाएगा, आप इस चीज को बोर्ड रिपोर्ट में क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस बात का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ तुम इसे क्या मानते थे, सिग्निफिकेंट आइटम मानते थे, इसीलिए मैंने कह दिया अप्रूविंग अथॉरिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगी, अप्रूव करेगी। अप्रूविंग अथॉरिटी अपनी बुक्स में क्या कर ले, अपनी रिपोर्ट में क्या कर ले, डिस्क्लोज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं डिस्क्लोज होगा। क्लियर? डोंट एडजस्ट द बैलेंसेज, डोंट एडजस्ट, मैं साफ साफ यहां पे लिख देता हूं सर, यहां पे लिख रहा हूं डोंट, ये वर्डिंग ये वाली, don't adjust the balances as on balance sheet date। सर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एक काम कहा कि वो अपने आप में नॉन एडजस्टिंग आइटम थी, बोर्ड रिपोर्ट जो होगी, अप्रूविंग अथॉरिटी की जो रिपोर्ट होगी, सर वो अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दें, बट एक चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं करूंगा। क्लियर? हाँ, क्योंकि सर वो नॉन एडजस्टिंग आइटम है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सर, लाइक अर्थक्वेक आना, फ्लड्स आना। अब सर मान लो मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बन रही थी, बट मैं क्या करूं सर, मई 2016 में कोई अर्थक्वेक आया, एंड अर्थक्वेक आने के कारण मेरा सारा काम क्या हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया। सर किसी को क्या पता था? अब ये बात बताओ, मई 2016 में अर्थक्वेक आना, क्या ये तुम्हें 31 मार्च 2016 को पता था? क्या इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी?
अब सर लेट इट बी, आप कोरोना का ही केस लगा लो, कोरोना के कारण हमारे कितने मंथ्स क्या हो चुके, डिस्टर्ब्ड हो चुके, सारा कामकाज बिल्कुल क्या हो चुका, खत्म हो चुका। तो नॉर्मली इस महामारी के बारे में क्या किसी को पता था? किसी को भी नहीं पता था। ये सर अपने आप में नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बट सर हाउएवर इसका इफेक्ट क्या है? अच्छा है, सिग्निफिकेंट आइटम है, तो नॉर्मली इसको मैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट में क्या कर दूंगा, डिस्क्लोज कर दूंगा। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या बैलेंस शीट डेट के जो होगी सर, उस दिन मैं कोई भी अमाउंट को एडजस्ट नहीं करूंगा। ये प्योरली अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, सर ये अपने आप में एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है फॉर द टाइमिंग। इसकी एक्सेप्शंस बाद में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना क्लियर है कि तुम्हारी 31 मार्च को कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड वो मटीरियली इफेक्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट को। तो नॉर्मली मैं सिर्फ उसको बोर्ड रिपोर्ट में क्या करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा एंड नथिंग एल्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के ऊपर आओ। अब सर क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को बिल्कुल भी नहीं शो करेंगे? क्या दैट मीन्स उसको रिपोर्ट ही नहीं करेंगे हम? क्लियर? यस, इफ द अप्रूविंग अथॉरिटी wants to disclose non-adjusting event in their report, that is board report, they should disclose the following. That means वो following matters यहाँ पे क्या करेंगे, disclose. क्या? Nature of the event, estimation of financial effect. If it is not possible to estimate, disclose the fact that such estimation cannot be made. मतलब हम तो कहेंगे कि उसका जो फाइनेंशियल इफेक्ट है आप उसको क्या करो, कैलकुलेट करो एंड शो करो। बट अगर तुम एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, उस चीज का एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, तो नॉर्मली उस बात का भी आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड, कि मतलब हमारा नुकसान कितना हुआ हम खुद ही एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे। क्लियर सर? एग्जांपल्स सर, नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स क्या हैं? एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी और डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। सर 31 मार्च को तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं किसी सब्सिडरी को एक्वायर कर लूंगा या कोई सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। सर इस बात की कंडीशन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। नेक्स्ट इज अनाउंसिंग और कमेंसिंग ऑफ मेजर रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी क्या वर्ड है, रिकंस्ट्रक्टिंग, वर्ड गलत लिखा हुआ है, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिजनेस, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ बिजनेस। सर अब हमें क्या पता था? अब नॉर्मली सर कोरोना सिचुएशन में लॉकडाउन ऐसे होगा, हमारे बिजनेसेस बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्या किसी को पता था? बिल्कुल नहीं सर। ये भी तो अपने आप में काइंड ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग है कि हमारा बिजनेस ही बिल्कुल क्या हो चुका, रीस्ट्रक्चर हो चुका। सर ये अपने आप में नॉन एडजस्टिंग आइटम्स। अब लेट इट बी, अगर आपको प्रैक्टिकल सिनारियो में बताऊं, सर हमारा लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ, जो जनता लॉकडाउन था 22 मार्च को हुआ एंड 22 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद आपको सिचुएशन दिख रही थी कि ये लंबा चलेगा। दैट मीन्स 31 मार्च को जो इस साल की हमारी बुक्स होंगी, इस साल की हमारी जो बुक्स होंगी फाइनेंशियल ईयर 1920 की सर 31 मार्च 20 को ये जो हमारी महामारी है, बेसिकली ये जो डिजीज कोरोना नॉर्मली आई सर, ये एग्जिस्ट करती थी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। तो जो भी इसके इफेक्ट होंगे, जो भी इवेंट नेक्स्ट टाइम में होंगे, वो सारे 31 मार्च 20 को क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। क्योंकि सिंपली सर 31 मार्च को वो चीज क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी, आपको पता था कि ये चीज लंबा चलने वाली, तो जो भी नुकसान होंगे वो 31 मार्च को तुम्हें दिख रहे थे। बट सर ये वाले, जैसे मैं आने वाले टाइम में कोई रीस्ट्रक्चरिंग करूंगा या रिकंस्ट्रक्टिंग करूंगा, बिजनेस एक्सपैंड करूंगा या कम करूंगा, किसी को भी नहीं पता। यस, एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, कोई मैं बड़ी कमिटमेंट करूंगा किसी के साथ और कंटिजेंट लायबिलिटीज इंकर करूंगा, सर इस चीज के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, कंटिजेंट। क्लियर? एंड डिस्ट्रक्शन और फायर एक्सीडेंट इन प्लांट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब मैं कहूं सर 31 मार्च को मेरे को पता था कि जी फैक्ट्री में आग लगेगी, कि जून में जाके ये आग लगेगी, तेरे को क्या पता था? कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। सर ये अपने आप में काउंट होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ये काउंट होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। दैट मीन सर इनको एडजस्ट करना कोई इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सर आपकी कौन सा कंडीशन कोई एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को, कौन सा आपको इसके बारे में पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? बट
इसकी भी हमने कुछ एक्सेप्शंस आपको प्रोवाइड करी, एक्सेप्शंस प्रोवाइड करी, दैट इज इवन दो इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इवन दो इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट फिर भी आप इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे एज ऑन बैलेंस शीट डेट। एक्सेप्शन का मीनिंग समझ लो, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट में क्या कहा था, कहीं एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में आप अपना डिस्क्लोजर दे सकते हो। एंड इसकी एक्सेप्शन होने का मतलब, एक्सेप्शन होने का मतलब कि आप बैलेंस शीट डेट को 31 मार्च को इनकी एडजस्टमेंट करोगे, क्लियर। एंड बोर्ड रिपोर्ट क्या जहां मर्जी डिस्क्लोज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मतलब तो सिर्फ किससे है, एडजस्टमेंट से। यस, इट मींस इवन दो इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इट शुड बी एडजस्टेड एज ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब अभी कौन सा तुम्हारी बुक्स फाइनल हुई, तो 31 मार्च 16 को हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। किन इवेंट्स की, सर उन इवेंट्स की जो 31 मार्च के बाद हुए, बट उनका इंपैक्ट इतना सिग्निफिकेंट था कि वो आपकी गोइंग कंसर्न को इफेक्ट कर रहे हैं। सर वन इज, देयर आर टू एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या एक्सेप्शंस है सर? वन इज, इट इज if it is a statutory requirement or it is of special nature। सर बेसिकली वो हमारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। ये वर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और इट इज ऑफ स्पेशल नेचर, या फिर इफ इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इफेक्ट द गोइंग कंसर्न assumption ऑफ द एंटिटी। सर आपके फैक्ट्री में भयानक आग लगी, या ऐसा अर्थक्वेक आया, ऐसा फ्लड आया, सारा कुछ साफ कर गया, दैट मीन्स आपकी गोइंग कंसर्न के ऊपर इफेक्ट आया। सर आपकी फैक्ट्री बिल्कुल ही खत्म होगी, आप लिक्विडेट होने पे आ गए, तो उस केस में इवन दो दैट इवेंट, क्लियर सर, वो अर्थक्वेक आना, क्लियर, या मेजर फायर होना, या फ्लड्स आना, सर इवन दो दीज आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, बट फिर भी हम इनको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब 31 मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा एंड इनको क्या करूंगा, एडजस्ट करूंगा, बिकॉज क्यों करूंगा, बिकॉज दे इफेक्ट द गोइंग कंसर्न assumption of the entity। सर नॉर्मली ये भी तो देखो ना, नुकसान कितना बड़ा सर, आपकी बिल्कुल गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा आ गया, डेंजर जोन में आप आ चुके, भयानक आग लगी, बिल्कुल ही खत्म करके आपकी फैक्ट्री। तो उस केस में मैं देख रहा हूं जी ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को तो हम सर एडजस्ट करते ही नहीं है, सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देते हैं। नहीं, एक्सेप्शन में आ चुके आप कि अगर वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, या उस इवेंट से आपकी गोइंग कंसर्न को खतरा है, या बिल्कुल ही गोइंग कंसर्न टूट रही है, तो उस केस में आप बैलेंस शीट डेट को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे ही करोगे। क्लियर? सो ये एक्सेप्शंस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सर बाकी सारा क्रक्स तो पिछले टॉपिक ने बता दिया था, ये बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो अगर आपने ये अकेला सिर्फ इतना सा चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है, अगर इतना सा चार्ट आपने समझ लिया, सर AS4 आपका हो चुका, AS4 आपका हो चुका। सिर्फ इसकी एक्सेप्शंस जो काम की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली ऐसे कौन से नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं जिनको फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंस शीट डेट को। क्लियर? नेक्स्ट इज नोट, इफ एनी स्टैट्यूट रिक्वायर्स द अकाउंटिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, दैट मीन्स कोई स्टैट्यूट कह रहा है कि आप उसकी अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर मैनर में, ये वर्ड क्या है, पर्टिकुलर मैनर में करेंगे, देन एंटिटी शुड फॉलो द गाइडेंस ऑफ द स्टैट्यूट, वो स्टैट्यूट को मान के चलेगा, एंड AS शुड नॉट अप्लाइड इन दैट सिचुएशन। फिर वहां पे AS का कंप्लायंस नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली स्टैट्यूट ने, लॉ ने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता दिया कि सर वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे होगा, तो वैसे ही करना पड़ेगा, देन नो AS कंप्लायंस, वहां पे फिर कोई AS नहीं माना जाएगा। क्लियर? सिंपल थिंकिंग। इफ एनी इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इफेक्ट द गोइंग कंसर्न assumption of the entity, such event should be considered and
फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड एंड प्रिपेयर्ड ऑन द लिक्विडेशन बेसिस, दैट इज NRV। अरे सर, सारा बिजनेस तो तुम्हारा खत्म हो चुका, तो नेचुरली अब तुम्हारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, अब आपकी क्या हो गया इसको, जस्ट अ मिनट, यस, अब आपका सर बिजनेस बिल्कुल ही क्या हो चुका, खत्म हो चुका। देन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी सर वो बनेंगी लिक्विडेशन बेसिस पे। लिक्विडेशन बेसिस मतलब सर, अब सर दिवाला तो आपका निकल गया, इंसॉल्वेंट तो आप होने वाले हो, क्योंकि सर आपके पास कौन सा कुछ बचा, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ जरूरी नोट थे जो आप लोगों के साथ क्या करने थे, शेयर करने थे। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों के साथ क्या हुई, शेयर। अब नेक्स्ट कुछ एक दो पॉइंट्स जो मेरी ओर से आपको करवाने थे सर, वो हैं कॉन्सेप्ट कैप्सूल, दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एंड अगेन समरी यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 की आपके पास आ चुकी। एंड लिटरली अगर आपने 3-4 पेजेस पढ़े हैं सर, 3 पेजेस में से पढ़ने वाला सिर्फ एक पेज है, जिसमें हाफ पेज पे आपका चार्ट है एंड एक आपकी एक्सेप्शंस एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? आइए सर कुछ कॉन्सेप्ट कैप्सूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब सर कॉन्सेप्ट हल्का हल्का सा क्लियर है कि एक होते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स, एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स कौन से हुए, जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट को, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास थी बैलेंस शीट डेट को, एंड मटीरियली अमाउंट क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो आप बैलेंस शीट डेट को उनकी एडजस्टमेंट करेंगे, इवन दो आपकी बुक्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई। बिल्कुल सही सर, बुक्स कौन सा फाइनलाइज हुई, एडजस्टमेंट एंट्री पास करके खत्म करो। क्लियर? बट सर एक होते हैं नॉन एडजस्टिंग, जिनकी कंडीशंस 31 मार्च को बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं करती थी, सडनली बाद में कोई इवेंट हुआ जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं थी। क्लियर? तो उसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप एक डिस्क्लोजर प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू। बट सर इसकी एक्सेप्शंस थी, अगर वो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट है एडजस्ट करना, या आपके गोइंग कंसर्न एजम्पशन को खतरा है, तो नॉर्मली आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट डेट को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आइए सर, द फैक्ट्री इज पेंटेड इन March 16 एंड द पेंटर सबमिटेड द बिल इन April 2016। ठीक है सर, नॉर्मली होता है कि मार्च में मैंने पेंट करवाया और बिल मेरे पास आया अप्रैल में 2016 में। तो क्या सर मैं इस बिल को अप्रैल, दैट मीन 16-17 ईयर में रिकॉर्ड करूंगा या 15-16 में रिकॉर्ड करूंगा? क्लियर? द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट मेक अ प्रोविजन फॉर द एक्सपेंस एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तुमने को प्रोविजन नहीं बनाई 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर 15-16 फाइनेंशियल्स आर अप्रूव्ड ऑन 30/9/2016। ठीक है जी, 30/9/2016 को आपकी वो अप्रूवल हो चुकी फाइनेंशियल्स की। कैन द अकाउंटेंट रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द पेंटिंग एक्सपेंस इन फाइनेंशियल ईयर 15-16 और शुड ही रिकॉर्ड इन 16-17? हमारा पॉइंट तो यही है। बट सर व्हाट इफ द बिल इज रिसीव्ड आफ्टर 30/9/2016? तो पहले आप एक चार्ट बना लें यहां पे सर, क्लियरेंस तभी होगी ना सर। ये हमारी 31 मार्च 16, दैट मीन्स मार्च में मैंने क्या करवाया, मार्च 16 में मैंने क्या करवाया, पेंट, जिसका बिल अप्रैल 16 में मेरे पास आया। क्लियर? एंड आपकी जो बोर्ड की अप्रूवल है 30/9/16 को बीओडी ने अप्रूव कर दी आपकी एफएस ऑफ 15-16। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये जो बिल अब आया, क्या ये बिल पिछले साल में एडजस्ट होना चाहिए या इस ईयर की अकाउंटिंग में जाना चाहिए? दैट मीन्स क्या वो 16-17 का एक्सपेंस बनना चाहिए या 15-16 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए? दैट इज आवर मैटर। एंड व्हाट इफ अगर यही बिल आपका 30/9/16 के बाद आया होता, दैट मीन्स 30/9 के बाद आया होता, तो क्या सर्कमस्टांसेस होते? आंसर इज द एक्सपेंस इज इंकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द सेम ईयर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये एक्सपेंस इंकर्ड हुआ, हमें नहीं पता आपने उसको पे किया नहीं किया सर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने इंकर किया तो उसी साल का खर्चा बनना चाहिए, 15-16 का ही बनना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सपेंस इज रिसीव्ड
बिफोर द डेट ऑफ, और वैसे भी सर ये जो इंफॉर्मेशन थी खर्चे की, जो बिल था वो बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ चुका। 30 सितंबर 16 से पहले पहले वो बिल आपके पास आ चुका। हेंस द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 15-16। बट सर व्हाट इफ, अगर ये आपके पास जो बिल था, ये बिल आपके पास इन दिनों आया होता, लेट इट बी सर अक्टूबर में आया होता, अक्टूबर 16 में आपके पास ये बिल आया होता, देन सर हमारी बुक्स तो क्या हो चुकी फाइनलाइज। अब इस एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट ईयर 16-17 में ही रिकॉर्ड करते एज अ प्रायर पीरियड आइटम। क्या रिकॉर्ड करते? एज अ प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5। देन सर इसको AS5 के अकॉर्डिंग डील करते, दैट मीन्स इसको प्रायर पीरियड आइटम की तरह क्या करते? ट्रीट करते। पढ़ लीजिए, इफ द बिल इज रिसीव्ड आफ्टर 30 सितंबर 2016, बिकॉज 30 सितंबर को मेरी बुक्स क्या हो चुकी? अप्रूव हो चुकी। अब सर उनमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रायर पीरियड एक्सपेंस इन फाइनेंशियल ईयर 16-17 एज पर AS5। सो रेफर AS5 फॉर दिस पॉइंट। तो मेरे कहने का मतलब क्या था, मुझे एक पॉइंट यहां पे क्लियर हुआ, सर मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं सर, इनकी अप्रूवल होने से, इनकी अप्रूवल होने से पहले पहले, इनकी अप्रूवल होने से पहले पहले अगर कोई इवेंट हुआ, अगर कोई इवेंट हुआ तो नॉर्मली मेरा पॉइंट वहां पे होएगा एडजस्ट करना है या नहीं करना। इतनी सी बात क्लियर हुई सर। जो इवेंट, दैट मींस जो इवेंट आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल होंगे, आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द FS अप्रूवल होंगे सर, उनके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो डायरेक्टली AS5 के अकॉर्डिंग प्रायर पीरियड आइटम की तरह क्या होंगे? डील होंगे सर, उनके बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? मैं आपको यह याद करवाना चाहता हूं, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। वो कौन से इवेंट थे? वो कौन से इवेंट थे सर? एक बार चेकआउट कर ही लो, आपकी तसल्ली करवा ही दें। सर हमने यहां पे पढ़ा था, ये रहा सर आपकी डेफिनेशन। मैंने सर AS4 में कवर ही कौन से इवेंट किए थे? जो बोर्ड अप्रूवल के दिन तक थे। सर मेरी लड़ाई सिर्फ इन इवेंट्स की है। इनमें से मैं देख रहा हूं कि वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। इनके बाद वाले जो इवेंट होंगे सर, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि जो बोर्ड अप्रूवल होने के बाद हुए, ऐसे इवेंट जो बोर्ड अप्रूवल होने के बाद हुए, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर, छोड़ो परे। मैं तो बात ही सिर्फ किन की कर रहा हूं? जो बोर्ड अप्रूवल की डेट तक हुए, उनमें से देखना कि वो एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। उनके अंदर तो मैं दिमाग लगाऊं, ठीक है, कि वो AS4 के अकॉर्डिंग कैसे डील करेंगे सर। बाद वालों को तो छोड़ो परे, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू AS5 प्रायर पीरियड आइटम्स। क्लियर? आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक दो और। लेट इट बी सर, while preparing the financial statements for the year ended 31/3/18, X Limited made a provision for doubtful debts at the rate 5% on accounts receivable. Normally है, तुम आप provision डालते ही हैं। And in Feb 2018, फरवरी 2018 में, a debtor for rupees 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. That means 2 लाख रुपए का आपका डेटर, जिसके अर्थक्वेक आने पे वो क्या हो चुका सर, मतलब उसको बहुत सारा हैवी लॉस हुआ। एंड लॉस ऑफ डेटर वाज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसने इंश्योरेंस भी नहीं करवा रखा था। दैट मीन्स मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? अपने एक डेटर की बात कर रहा हूं, जिससे मैंने 2 लाख रुपए लेने थे। उसको एक ऐसा नुकसान हुआ, हैवी लॉस हुआ, एंड उसका लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर्ड भी नहीं था। ओके सर, इन अप्रैल 2018 द सेम डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट, और अप्रैल 2018 में वो बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही है 30/9/18 को। पहली बात तो सर इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है। पहला क्वेश्चन, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, क्योंकि सर अगर वो इस डेट के बाद होता, 30/9/2018 के बाद होता, फिर तो वो नेक्स्ट ईयर में ही रिपोर्ट होता, इस साल में कुछ भी ना करते। पहले तो मैं यही चीज चेकआउट करूं कि जिस इवेंट की बात हो रही है, क्या वो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है या नहीं।
डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS4 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडेड 31 मार्च 2018। यस, सुजेस्टेड आंसर्स क्या है जी? ऑन 31 मार्च 2018 द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेटर वाज नॉट गुड। साफ पता लग रहा था कि फरवरी 2018 में अर्थक्वेक आया, उसको हैवी लॉस हुआ, और 31 मार्च 18 को तुम्हें साफ साफ पता है कि बंदा साउंड नहीं है। क्लियर? एंड सच कंडीशन, ये आगे वर्ड, सच कंडीशन existed on the balance sheet date. The entity may or may not be sure of the position of the balance sheet date, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो आगे इंसॉल्वेंट होगा या नहीं होगा, बट इतना पता था कि वो गड़बड़ करेगा, इतना पता था, कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि बंदे की पोजीशन ठीक नहीं। क्लियर? द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी इज कंफर्मिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द डेटर, कि बेसिकली सर उसने फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि आपकी बात सच निकली, जो 31 मार्च को आपको डर था वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्लियर? सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट टू अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस बाय वे ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द एंटायर अमाउंट। आपको सारी अमाउंट ही डेट कर देनी चाहिए, क्योंकि सर आपको पता लग तो चुका इंसॉल्वेंट हो तो गया, अब क्या 5% प्रोविजन बनाओगे? डायरेक्टली पता लग तो गया कि 2 लाख रुपए का डेटर मेरा बिल्कुल ही क्या हो गया, डेड। और ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी 31 मार्च को, और तुझे तो फरवरी में पता लग गया था, 31 मार्च तो छोड़ पड़े, फरवरी को पता लग गया था कि उसको अभी ताजा ताजा इतना ज्यादा लॉस हुआ है, तो 31 मार्च को मुझे डाउट था कि बंदा पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा। क्लियर? 5% प्रोविजन में बी एज पर द काउंटिंग पॉलिसी, जो भी तुम्हारी चलती जा रही है, एंड द अबव प्रोविजन शुड बी मेड इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। मतलब बाकी डेटर्स पे तुम 5% मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी डेटर्स पे तुम 5% मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस वाले डेटर के ऊपर आपको सर ये एंटायर प्रोविजन बना लेनी चाहिए। ठीक है सर, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है सर, अभी तो कंटेंट काफी समझ आना शुरू हो गया। लेट इट बी, कंटिन्यू विद द अबव क्वेश्चन। द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस 2 लाख एज ऑन 31/3/2018, बट earthquake took place in April 2018 and the debtor became insolvent। मतलब सर ऊपर वाला केस नहीं है, वो हैवी लॉस वाला, ये जो अब आपका लॉस हुआ ये कब हुआ सर? ये earthquake आया अप्रैल 2018 में, और आपका इंसॉल्वेंट कब हुआ डेटर? मई 18 में। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या ये अब एडजस्ट होगा या नहीं होगा? दैट मीन्स क्या ये 17-18 में रिपोर्ट होगा या 18-19 में रिपोर्ट होगा? दैट इज अवर मेन पॉइंट। द डेटर फाइनेंशियल पोजीशन वाज गुड। सर 31 मार्च को तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि 31 मार्च को तो नॉर्मली सर पर्सन से 2 लाख रुपए लेने थे, और ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जैसे आपने पिछली बार कहा था फरवरी 18 में आपको लॉस हुआ। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड द सब्सिक्वेंट कंडीशंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट कंडीशन, क्योंकि सर ऐसी कोई भी कंडीशन बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट नहीं करती थी कि कोई इंसॉल्वेंट होगा या अर्थक्वेक आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। Hence, it is a non-adjusting event and it does not require any adjustment to assets as on 31/3/18। सर ये प्योरली नेक्स्ट 18-19 में डाउटफुल होगा, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन डिस्क्लोज द सेम। ज्यादा से ज्यादा ये है कि अगर वो सिग्निफिकेंट आइटम है तो आप उसको, मटीरियल अगर आपको लगती है तो आप बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज यही क्वेश्चन सेम। देयर वर नो बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन 31/3/18। कोई मतलब तुम्हारा बैलेंस था नहीं, कोई 2 लाख रुपए कुछ नहीं लेने थे। मैंने अप्रैल 18 में गुड्स सोल्ड करी, और एक अर्थक्वेक आया मई 18 में, एंड द डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट इन जुलाई 18। सर ये तो फिर है ही इवेंट कौन सा? प्योरली 18-19 का। क्लियर? तो नॉर्मली सर पिछले साल में तो कोई एडजस्टमेंट इसकी बनती ही नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मटेरियल लगता भी है कि डिस्क्लोज होना चाहिए तो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, एंड नथिंग एल्स। ये थोड़ी कि सर आप मतलब हुआ ही सब कुछ अगले साल और पिछले साल में रिपोर्ट कर रहे हो, ये तो बनता ही सर अगले साल का है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अगर आपको मटेरियल लगता है, सिग्निफिकेंट लगता है, तो इसको आप एक बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो, एंड बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो ये 3 डिफरेंसेस पढ़ने के बाद, ये 3 कॉन्सेप्ट्स करने के बाद मे बी आपका डिफरेंस क्लियर होगा कि कब आपने एडजस्ट करना है एंड कब आपने एडजस्ट नहीं करना। आइए कुछ 2-3 क्वेश्चंस आप और डिस्कस करते हैं।
सर लेट इट बी एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए 100 लाख इन वाई लिमिटेड इन अप्रैल 2018, बट द नेगोशिएशन हैड स्टार्टेड इन जनवरी 18। मतलब मेरी बातचीत कब चल रही है? सर बातचीत तो मेरी जनवरी 18 से चल रही है, बट इन्वेस्टमेंट मैंने कब करी? अप्रैल 18 में। एज पर AS4 इन विच फाइनेंशियल ईयर एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। अरे सर क्या क्वेश्चन है, मजाक। नॉर्मली सर जब आपने इन्वेस्टमेंट करी अप्रैल 18 में ही रिकॉर्ड करोगे, तो ये आप जनवरी 18 से थोड़ी रिकॉर्ड करोगे। नेगोशिएशंस का क्या? अब मैं कह रहा हूं जी 3 महीने से मेरी ट्राई चल रही है, 3 महीने से मैं रोज पता करके आता हूं, पूछता हूं, और बट मैंने इन्वेस्टमेंट कब करी? अप्रैल में जाके। तो मैं कह रहा हूं जी मैं तो जनवरी से आ रहा हूं आपके पास, तो जनवरी में थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे? जिस साल में आपने क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी। तो ये सर मतलब कोई खास क्वेश्चन नहीं था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोई डिस्क्लोजर आपने देने हैं तो डायरेक्टर रिपोर्ट के थ्रू दे सकते हो पिछले साल में। क्लियर कि हमारी एक नेगोशिएशन चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है, और हमने इन्वेस्टमेंट अप्रैल में जाके कर दी, तो पिछले साल में जो आपका ये कौन सा ईयर हुआ? 17-18 में जस्ट एक डिस्क्लोजर देके डायरेक्टर रिपोर्ट में आप अपना काम खत्म करो, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट तो आपकी 18-19 में ही क्या होगी? रिकॉर्ड होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज करी 50 लाख की इन जनवरी 18 एंड द एग्रीमेंट टू परचेज वाज कंक्लूडेड इन जनवरी 18। ठीक है जी, और एग्रीमेंट आपका मतलब जनवरी में हो चुका था। एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर्स एंड ऑन 31 मार्च in the month of April 2018 the same building is registered in the name of X Limited, in which financial year X Limited should account for this building। जैसे होता है कि नॉर्मली सर हमने एग्रीमेंट अब कर लिया जनवरी में, बट रजिस्ट्री की डेट 4 महीने लेट है, कि रजिस्ट्री हम 4 महीने बाद करवाएंगे, बट एग्रीमेंट होके पेमेंट वगैरह सारी हमारी हो चुकी, बट रजिस्ट्री हम क्या करवाएंगे? बाद में करवाएंगे, नए साल में करवाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं सर, आपकी ट्रांजेक्शन तो हो चुकी ना जनवरी में। Looking at the substance of the transaction, the agreement was concluded in January 18 and registration is required for the security purpose। जबकि डीलिंग तो आपकी हो चुकी थी, पोजेशन आप ले चुके हो, वट एवर द केस, सिर्फ रजिस्ट्री आपकी जो राइटिंग में थी वो कब हुई? नेक्स्ट ईयर में हुई, तो कोई दिक्कत नहीं सर। द सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन इज कंफर्मिंग द एग्रीमेंट। सर ये तो एक तरह का एग्रीमेंट को कंफर्म करना था, रजिस्ट्री होना। सो द बिल्डिंग शुड बी रिकॉर्डेड इन 17-18 ओनली, क्योंकि सर आपकी सारी पेमेंट एग्रीमेंट ऑल थिंग आपकी जनवरी 18 में हो चुकी, तो ये उसी साल में एडजस्ट होगी, आपको बाद में कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नॉर्मली इन्होंने क्या कहा कि सर 31 मार्च को, मैं सिंपली समरी बता देता हूं, 31 मार्च को आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? 50, एंड उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू कितनी थी? 55। तो नेचुरली सर आपने लोअर, जो दोनों में से लोअर होगा, क्लियर, लोअर होगा, आपने उस पे उसकी क्या करी? वैल्यूएशन करी 50 पे। एंड सर बट आपकी जो बुक्स थी, बुक्स कब फाइनलाइज हुई सर? मान लो 30 सितंबर को। सर हमारी जो बुक्स फाइनलाइज हुई, बुक्स हमारी फाइनलाइज कब हुई सर? 30 सितंबर को। एंड 30 सितंबर को जब हमारी बुक्स अप्रूवल होने के लिए तैयार हुई, तो उस टाइम पे इसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? सर लेट इट बी 40 लाख। तो यहां पे ये क्वेश्चन है, क्या मैं उसको 50 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा या 40 लाख पे ही रिकॉर्ड करूंगा? क्योंकि सर 31 मार्च को जब वैल्यूएशन करी तो आपने कितने पे करी? 50 पे, विच एवर इज लोअर। बट सर जब अप्रूवल होने लगी, उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने लगी, तब वही इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? 40 की। तो आप इसको 50 पे रिकॉर्ड करेंगे या 40 पे रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज अवर क्वेश्चन। तो मुझे ये बात बताएं, ये जो 40 की वैल्यू थी, क्या ये 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी? क्या 31 मार्च को ये कंडीशन एग्जिस्ट करती थी कि जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगी? मेरे को कोई एक वैलिड रीजन बताओ कि आप इसको 40 पे रिकॉर्ड करें। सर वो तो मुझे भी पता है कि 31 मार्च को वैल्यूएशन का बेस कुछ और होगा, एंड इवन नेक्स्ट डे उसका रेट कुछ और होगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद सर रेट तो चेंज होंगे ही होंगे। तो सर ये तो गलत बात है ना कि आप उसको मतलब अप्रूव होने लगी है तो आप उसको 40 पे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड तो सर 50 पे ही होना चाहिए ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार रीड करके देखना, सिंपल। एंड कॉन्सेप्ट कैप्सूल 9 प्रपोज्ड डिविडेंड के रिलेटेड, चलो ये भी पढ़ ही लेते हैं। ऑन 31/8/2017 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड प्रपोज्ड
डिविडेंड ऑफ 10% फॉर दिस ईयर, 16-17 का डिविडेंड निकाला अगले साल में उन्होंने, ठीक है जी। फाइनेंशियल्स ऑफ 16-17 आर अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑन दिस 30/9/2017। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। पहली बात सर, प्रपोज्ड डिविडेंड एज इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो 30/9 से पहले पहले उन्होंने डिक्लेयर किया। एंड द कंपनी डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी टू पे डिविडेंड ऑन द बैलेंस शीट डेट। पहली बात ये बताओ, क्या 31 मार्च को कोई लायबिलिटी मेरी बनती थी? क्या 31 मार्च को डिविडेंड की लायबिलिटी मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी सेट दिख रही थी? कुछ नहीं सर, वो तो बाद में डिक्लेयर किया, बाद में डिक्लेयर किया, पहले तो नहीं डिक्लेयर किया ना, कोई कंडीशन तो नहीं एग्जिस्ट करती थी। क्लियर? द रीजन बीइंग डिविडेंड विल बी अ लायबिलिटी टू द कंपनी ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय। सर लायबिलिटी कब बनेगी? कंपनी की ओर से डिविडेंड देना लायबिलिटी कब बनेगी? जब मेंबर्स उसको क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। क्लियर? व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द जीएम, एज देयर आर नो कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन 31/3/17, the subsequent proposal for dividend is non-adjusting event as per the schedule 3. Proposed dividend information should be disclosed in the notes on accounts separately. सिर्फ और सिर्फ notes on accounts में आप इसको separately show करो और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड ये दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे सर, एक तो AS4 के जो आपके स्कैनर में क्वेश्चंस होंगे, प्लस मॉड्यूल में जो आपके क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट में, दैट मींस स्टडी मटेरियल के अंदर ICI स्टडी मैट में जो भी आपके इसके क्वेश्चंस हैं, साथ के साथ आप इसको कंप्लीट करेंगे। एंड कोई भी डाउट आएगा तो आप वो डाउट मेरे से क्लियर करना। दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट जो इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में एडजस्टिंग एंट्री, नॉन एडजस्टिंग एंट्री एंड एक्सेप्शंस, ये दो चीज आप ध्यान से पढ़ लेना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, एंड स्टिल इफ यू एनी डाउट्स, क्लियर, तो आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।